तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आदर्श प्रश्न पत्र नंबर 3। रीट के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनके पास संस्कृत भाषा है उनके लिए ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं आपको एक एक प्रश्न को व्याख्या सहित बताऊंगा और आपको पूरा पेपर में बताऊंगा उसी तरह का जिस तरह का आपके 23-24 जुलाई को जो पेपर आपको मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग यहां पर आपको पेपर दिया जा रहा है। धीरे धीरे पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इससे पहले हमने 1 नंबर 2 नंबर अपलोड कर दिए हैं, उनको आप देख सकते हैं। अब 3 नंबर का है, इसमें धीरे धीरे 4, 5, 6, 7, 8 इसमें जो काठिन्य स्तर है उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि सारी जानकारी आपको तभी मिलती रहेगी दोस्तों। और पूरा कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बाकी टॉपिक्स आप देख सकते हो, इसमें आपको एक एक प्रश्न को समझाया जाएगा। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए आज का ये हमारा जो प्रश्न पत्र है उसको हम स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज को हम समझते हैं, एकदम क्लियर करूंगा मैं आपको, बहुत ही आसान तरीका से आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर हमारा प्रश्न संख्या 1। देखिए यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 6 पर्यंतम प्रश्नाः गद्यांशमाधारीकृत्य अवधेयाः। यानी ये कह रहे हैं कि 1 से लेकर के 6 तक के जो प्रश्न हैं वो गद्यांश पर आधारित हैं, ठीक है। गद्यांश पर आधारित आपको उनको समझना है। चलो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, क्योंकि गद्यांश आपको समझ में आ जाएगा तो फिर प्रश्नों का उत्तर सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका से मैं बताऊंगा एक एक लाइन को। भ्रष्टाचारः न केवलं भारतस्य अपितु अखिलस्यापि विश्वस्य ज्वलंता समस्या अस्ति। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार न केवल भारत का अपितु अखिलस्यापि विश्वस्य संपूर्ण विश्व की ज्वलंत समस्या है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। ज्वलंत समस्या जो सबसे ज्यादा चर्चित समस्या है उसके अंदर आ रहा है आपका भ्रष्टाचार, ठीक है। तो भ्रष्टाचार न केवल भारत का अपितु संपूर्ण विश्व की एक ज्वलंत समस्या है। भ्रष्टाचार है इति नाम श्रुत्वैव जनानां मनस्सु नैकविधानि विचाराणि समुत्पद्यन्ते किंतु विचाराणि यथा आगच्छन्ति तथैव यान्ति च। मतलब ये हुआ कि भ्रष्टाचार इति नाम श्रुत्वैव, इस नाम को सुनते ही जनानाम मनसु, लोगों के मन में नैक विधानि विचाराणि समुत्पद्यन्ते, अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। किंतु विचाराणि यथा आगच्छन्ति, जिस तरह से विचार आते हैं तथैव यान्ति च, उसी तरह चले जाते हैं। यानी कि हमारे जितने भी लोग हैं उनके दिमाग में अनेक प्रकार के विचार इस विषय को लेकर आते हैं, लेकिन ये जो विचार आते हैं ना, जिस तरह आते हैं उसी तरह चले भी जाते हैं, कोई लेना देना नहीं होता है। आगे कह रहे हैं देखिए, अस्याः समस्यायाः उत्तरदायी कश्चास्याः जनकः इति प्रश्नः पौनः पुण्येन भूयते। कह रहे हैं कि इस समस्या का उत्तरदायी कौन है, इस समस्या का उत्तरदायी कौन है और कश्चास्या जनक है, और इसका जनक कौन है, यह प्रश्न बार बार दिमाग में आता है। वास्तविक रूपेण वयमेव अस्याः समस्यायाः जनकत्वं संपादयामहे। कह रहे हैं कि वास्तविक रूप से हम ही यानी हम सब ही अस्या समस्यायाः, इस समस्या का जनकत्वम संपादयामहे, यानी इसका जो जनक है उसको संपादित करते हैं। मतलब हम सब ही इसके जनक हैं, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। यदि अस्माकं किमपि लघु कार्यं भवति चेत वयम अधिकारिभ्य उत्कोच धनं दद्महे, यतः अस्माकं कार्यं अविलंबेन स्यात्। अब क्यों है हम सब, सुनिए। कह रहे हैं कि यदि अस्माकं किमपि लघु कार्यं भवति, यदि हमारा कुछ भी छोटा सा काम होता है तो हम सब अधिकारिभ्य यानी अधिकारियों के लिए, जो अधिकारी लोग होते हैं, जो काम करने वाले ऑफिस इत्यादि में होते हैं, उन अधिकारियों के लिए उत्कोच धनम दद्महे। उत्कोच धन का मतलब होता है रिश्वत, ऐसे मान लो आप, रिश्वत के रूप में हम धन देते हैं, उनको रिश्वत देते हैं।
यतः जिससे कि अस्माकं कार्यम अविलंबेन स्यात्, जिससे कि हमारा काम बिना देरी के हो जाए, तुरंत हो जाए, फटाफट हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, रिश्वत देते हैं। ये हम सब हैं इसके जनक। आप कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी ऑफिस इत्यादि में चले जाओ, आप सब जगह हम सब जो हैं अपने कामों को करवाने के लिए उनको लालच देते हैं, पैसा देते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाए। किंतु एवं न कृत्वा, यदि कह रहे हैं कि किंतु इस प्रकार नहीं करके वयम स्वीकार्यम उत्कोच धनेन कार्यामश्चेत अस्माकीन देशः भ्रष्टाचार मुक्तः भवितुम शक्यते। कह रहे हैं कि इस तरह जो हम पैसे देते हैं ये कार्य नहीं करके, वयम स्वीकार्यम उत्कोच धनेन विना, यानी स्वीकार्यम विना उत्कोच धनेन, यानी बिना रिश्वत के यदि हम कार्यों को करवाएं तो अस्माकीन देश, हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त भवितुम शक्यते, हमारा जो देश है वह भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है। इस तरह ये हमारा गद्यांश हो जाता है। मैंने पूरे गद्यांश को अच्छे से समझा दिया है। अब इस पर आधारित जो हमारे 6 प्रश्न हैं उनको समझते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न है, देखिए, भ्रष्टाचार है इत्यत्र संधि ही वर्तते। भ्रष्टाचार जो शब्द है इसमें संधि बतानी है। गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, बताइए। तो यहां पर दोस्तों आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। कौन सा हो जाएगा, दीर्घ संधि। अब यहां पर किस तरह से होगा, देखिए यहां पर आपका जो विच्छेद होगा वो इस तरह से होगा, भ्रष्ट, एक तो शब्द है भ्रष्ट और दूसरा है आचार है, भ्रष्ट धन आचार है, इस तरीका से। अब आप यहां खुद देख लीजिए भाई, भ्रष्ट में ए है और आचार में आ है, तो ए और आ दोनों मिलकर के यहां पर दीर्घ संधि करते हैं, यानी कि सवर्ण दीर्घ हो जाता है, ए प्लस आ बराबर आ हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगी आपकी सवर्ण दीर्घ संधि। गुण संधि होगी नहीं। गुण संधि तब होती जब किसी उदाहरण में ए या ओ दिखता या अर दिखता या अल दिखता, तब होती। यण संधि है नहीं इसमें, अयादि संधि है नहीं, तो राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, दीर्घ संधि। क्यों है मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। आगे चलिए, आगे देखिए यहां पर हमारा सवाल नंबर 2 देखते हैं। समुत्पद्यन्ते इत्यत्र कति उपसर्गाः सन्ति। समुत्पद्यन्ते जो हमारा पद है इसमें कितने उपसर्ग हैं, बताइए। 1 है, 2, 3 है, एकोपि ने, एक भी नहीं। बताओ राइट क्या है, सोचो अपना अपना आंसर और खुद आंसर ढूंढिए और अपने आप में बताइए कि कितना स्कोर आपका ठीक हो रहा है। चलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों सेकंड वाला, यानी कि 2 उपसर्ग हैं इसमें। कैसे हैं, एक तो इसमें दोस्तों सम उपसर्ग है। कौन सा है, सम। इसके बाद में है इसमें उत, उत, ये आपके उपसर्ग हैं, सम और उत उपसर्ग है। दोनों को जोड़ेंगे समुत हो गया, समुत, ठीक है, सम और उत। फिर पद से पद्यन्ते बना, समुत्पद्यन्ते, ठीक है। इस तरीका से इसमें आपके 2 उपसर्ग हो जाते हैं। आगे चलिए, तीसरा सवाल है, भाभी तुम इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। एकदम सिंपल है, बताइए। तुमुन, तुम, इतुम, वितुम, बताओ राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 नंबर। हमने आपको पहले ही बताया कि जब किसी भी धातु रूप में तुम दिख जाए आपको लास्ट में, तो समझ जाना वहां पर आपका तुमुन प्रत्यय है। बिल्कुल ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, मोटी मोटी चीज समझो, आप ट्रिक समझो। तुमुन, तुम दिखेगा, जैसे खादी तुम, हासी तुम, पाठी तुम, गन तुम, ठीक है, आगन तुम, लेखी तुम, वक्त तुम, इस तरीका से तुम की ध्वनि आएगी, तुम की ध्वनि आएगी, तुम की, समझ गए। तो समझ लेना वहां पर आपका तुमन प्रत्यय होगा। चले आगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 4। देखिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। सवाल नंबर हमारा 4 है। सवाल को पढ़ते हैं। श्रुत्वैव अस्य संधि विच्छेदः स्यात्। श्रुत्वैव, इसका संधि विच्छेद बताना है। श्रुति धन एव, श्रुत्वा धन एव, श्रुतु धन एव और श्रुत्वा धन इव। बताओ इसमें राइट बताना है आपको, क्या होगा,
चलिए आपने सोच लिया होगा हम बता रहे हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सेकंड वाला, श्रुत्वा धन एव। अब देखो श्रुत्वा धन एव है, इस कंडीशन में यहां पर आपकी वृद्धि संधि हो जाती है दोस्तों। कौन सी संधि हो जाती है? वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा सदा धन एव, सदा धन एव है, तो कंडीशन तो सेम है ना। श्रुत्वा में आ दिख रहा है, एव में ए दिख रहा है, तो बन जाएगा आपका आ और ए के स्थान पर आई हो जाएगा, तो बन जाएगा श्रुत्वैव, श्रुत्वैव। ठीक है, इस तरह यहां पर हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि और विच्छेद हो जाएगा श्रुत्वा धन एव। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे चलिए, अगला है भ्रष्टाचार मुक्त है इत्यत्र समास है वर्तते। भ्रष्टाचार मुक्त है जो हमारा पद है, इसमें समास बताना है। बताइए, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। बताओ कौन सा समास है इसमें, फटाफट बताओ। चलिए राइट आंसर है आपका इसमें तत्पुरुष। इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास है। कैसे? अर्थ के आधार पर भी आप अंदाजा लगा सकते हो और नियम तो आपको ध्यान रखने ही होंगे। तो यहां अर्थ हो जाएगा भ्रष्टाचार से मुक्त। किससे? भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त। ठीक है, भ्रष्टाचारात मुक्त है, भ्रष्टाचार से मुक्त। इस तरह का आप यहां पर अर्थ निकालेंगे तो उससे आपका पता चल जाएगा यहां तत्पुरुष समास है, क्योंकि तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इस तरह से आगे चलिए। आगे है हमारा छठवा, कारयामः इत्यत्र वचनम किम। कारयामः में आपको वचन बताना है, कारयामः में वचन बताना है। आपने क्री धातु पढ़ी है और क्री धातु से हम करते हैं दोस्तों निच प्रत्यय। क्री धातु से निच करते हैं तो रूप चलता है कारयति, कारयतः, कारयन्ति। क्या बनता है? कारयति। मैं नीचे लिख के बता रहा हूं, कारयति। इस तरह रूप बन जाता है फिर इसका निच प्रत्यय करने पर। अब आप खुद रूप बना लीजिए इसका, कारयति, कारयतः, कारयन्ति, कारयसि, कार्यथ, कार्यथ, कारयामि, कार्यावह, कार्यामः। तो ये है आपका उत्तम पुरुष का बहुवचन। कौन सा है? उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तो यहां पर बहुवचन आंसर हो जाएगा आपका एकदम सही। और पुरुष पूछे तो उत्तम पुरुष है, इसमें धातु पूछे तो क्री धातु है और निच प्रत्यय से बनके आपका निच वाला रूप है। ये क्री से कारी बना, फिर कार्यति, कार्यता, कार्यंती, ऐसे रूप चलता है इसका। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां देखिए अगला हमारा 7 नंबर, राम है लंकाम जयति अस्य कर्मवाच्ये रूपम वर्तते। इसका कर्मवाच्य में क्या रूप होगा? राम है लंकाम जयति, राम ने लंका को जीता या राम लंका को जीतते हैं। ठीक है, अब देखो रामेण लंका जयते, रामेण लंका जीयते, राम है लंकाया जीयते, रामाय लंका जयते। इनमें से सही बताना है कि राइट कौन सा है, बताओ। दोस्तों हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब कर्मवाच्य आए आपके लिए तो आपको सबसे पहले ये नियम याद रखना है 311 का। 311 का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको कर्ता जो दिख रहा है उसको तृतीया में लाना होता है, और बीच में जो एक है इसका मतलब है दोस्तों आपका जो कर्म है उसको प्रथमा में लाना होता है। किस में लाना होता है? प्रथमा विभक्ति में। और फिर इसी कर्म के हिसाब से आपको क्रिया लानी होती है, यानी क्रिया चलती है आपकी। तो आप सबसे पहले राम को तृतीया में लाएंगे तो बनेगा रामेण। ठीक है, तो रामेण बन गया। उसके बाद में लंकाम की जगह आपको प्रथमा विभक्ति लानी है तो लंका बन जाएगा केवल। क्या बन जाएगा? लंका। अब देखो लंका कहां पर लिखा हुआ है? लंका आपका लिखा हुआ है दोस्तों, एक तो यहां देखो पहले में लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा हुआ है और चौथे में लिखा हुआ है। ठीक है, और तृतीय विभक्ति आपके 2 में लग रही है, तो इसका मतलब ये 2 तो वैसे ही गलत है, तीसरा चौथा ये तो होगा नहीं, क्योंकि कर्ता में तृतीया होती है तो इनमें तृतीया नहीं है, तो ये वैसे ही गलत है। आंसर आपका 2 में से होगा, पहले में से और दूसरे में से। तो रामेण लंका, रामेण लंका, यहां तक तो ठीक है। अब आपकी जो धातु है ना दोस्तों, उसमें धातु के रूप कैसे चलते हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कर्मवाच्य। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनके रूप कैसे चलेंगे जब कर्मवाच्य का रूप बनाएंगे। तो आप इस धातु का रूप चलाएंगे दोस्तों, जीयते, जीयते, जीयन्ते, जीयसे, जीयते, जीयद्वे, जीये, जीयावय, जीयामहे। इस तरह आपका रूप चलेगा तो यहां बनेगा जीयते। रामेण लंका जीयते,
राम के द्वारा लंका जीती जाती है, इस तरह से अर्थ हो जाएगा इसका। क्लियर है ना, एकदम आसान तरीका से बता रहा हूं मैं आपको। आगे चलिए, अगला हमारा इसमें प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर। देखिए सवाल को पढ़ते हैं, बहुत ही आसान है। सह काण है रिक्त स्थाने रूपम स्यात्, कह रहे हैं कि वह काणा है, सह काण है यानी वह काणा है। किससे काणा है बताइए? नेत्र है, नेत्राय, नेत्रेण या नेत्रे, बताओ क्या आएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर। ठीक है, क्योंकि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ये नांग विकार है, जिस अंग से विकार लक्षित होता है तो उसमें आपको तृतीय विभक्ति लगानी होती है। जैसे अक्षणा काण है, ठीक है, पादेन खंज है, इस तरह का शीर्षा खलवाट है। ठीक है, इस तरह से उदाहरण आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का रूप है आपका नेत्रेण, तो यहाँ हो जाएगा स है नेत्रेण काण है, वह आंख से अंधा है, काणा है, अंधा नहीं काणा। ठीक है, ऐसे एक आंख से यदि कोई देख नहीं पा रहा है तो वो अंधा नहीं है, काणा है। वो दोनों से नहीं देख पा रहा है तो उसको अंधा कहते हैं। आगे चलिए, आगे खाली स्थान दे रखा है और नमे लिखा हुआ है। खाली स्थान नमे है इत्यत्र रिक्त स्थाने रूपम स्यात्, रिक्त स्थान में क्या रूप आएगा? हरिम, हरिहि, हरये, हरेहे, बताओ। तो दोस्तों एकदम राइट आंसर इसका 3 नंबर का है, क्योंकि आपको पता है कि नमः पद के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे गुरुवे नमः है, सूर्याय नमः है, हनुमते नमः है, हरये नमः है। समझ गए बात को? आपने पढ़ा होगा सूत्र नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच। इस सूत्र की सहायता से यहां नमः पद के योग में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है ना, आगे चलिए, सवाल नंबर 10। इकारस्य उच्चारण स्थानम किम, इकार का उच्चारण स्थान बताना है। तालु, मूर्धा, दंताह, ओष्ठ है। इसके लिए आपने जो लाइन याद करी होंगी, अकु है विसर्जनीयानाम कंठा इचु यशानाम तालु, तो इचु यशानाम तालु आ गया। तो इस लाइन में आ गया इचु, तो इचु का मतलब ई हो गया, च वर्ग होगा, और ये और श, ठीक है, इनका जो चरण स्थान होगा वो होगा तालु, इचु यशानाम तालु। ऐसे उन लाइनों को याद कर लो आप, 11 लाइन है। उसके बाद में आपका कभी भी जो आपका उच्चारण स्थान का सवाल आएगा कभी गलत ही नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 11। देखिए, पाणनीय शिक्षानुसारेण कति उच्चारण स्थानानि, पाणनीय शिक्षा के अनुसार कितने उच्चारण स्थान हैं? 8, 7, 6, 5, बताओ कितने उच्चारण स्थान हैं, बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहां पर उच्चारण स्थान हो जाएंगे आपके पाणिनीय शिक्षा के अनुसार दोस्तों 8 होते हैं, तो 1 नंबर वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सामान्य रूप से 7 होते हैं, यहां पर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार बात करें तो 8 होते हैं। ठीक है, यदि आपको जानना है कि कौन कौन से होते हैं तो कमेंट करिए, आपको जरूर बताऊंगा मैं। अब चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल जो है वो श्लोक पर आधारित है। यहां पर लिखा है कि 12 से 18 पर्यंतम प्रश्नाः श्लोकाधारिताः। 12 से 18 जो प्रश्न हैं आपके वो श्लोक पर आधारित हैं। श्लोक है हमारा, सकिं शका साधुन शास्ति योधिपम हितान्यशं शृणुते सकिं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपश्वमात्येषु च सर्वसंपदः। ये आपने पढ़ा होगा श्लोक। ठीक है, ये उसमें आपके क्रातार्जुनीयम में आता है। अर्थ आप समझ गए होंगे, हम डायरेक्ट इसको बताते हैं जिससे कि थोड़ा लंबा नहीं होगा ज़्यादा। और आपको यदि अर्थ नहीं आता है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, उससे हमें पता रहेगा कि भाई आप पूरा देख रहे हैं, ढंग से सुन रहे हैं और आपको जिज्ञासा है प्रश्न पूछने की, तो आपको हम जरूर बताएंगे दोस्तों। अगला सवाल इसी के आधार पर देखते हैं, सवाल नंबर 12। सदानुकूलेषु अस्य विच्छेद है। सदानुकूलेषु जो पद है इसका विच्छेद बताना है। सत धन अनुकूलेषु, सदा धन अनुकूलेषु, सदा धन आनुकूलेषु, न कोपि, बताओ। सदानुकूलेषु, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, सदा धन अनुकूलेषु। सदा में अनुकूलेषु जोड़ा हुआ है तो यहां दीर्घ संधि हो रही है, सवर्ण दीर्घ संधि। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सिंपल है एकदम। अगला सवाल है, हितान्न इत्यत्र संधि ही वर्तते। यहां पर संधि बतानी है। सवर्ण दीर्घ, गुण, वृद्धि ही, अनुनासिक, बताइए कौन सी संधि है? अनुनासिक संधि होगी कि गुण संधि होगी कि यहां पर आपकी
वृद्धि संधि होगी। बताइए भैया कौन सी संधि होगी, फटाफट अपना अपना आंसर सोचिए। तो पहले तो मैं आपको इसका विच्छेद करके दिखाता हूं, जिससे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि इसमें है क्या मामला। हितात धन ने, इस तरह से इसका विच्छेद होगा दोस्तों, हितात धन ने। ठीक है, अब यहां पर तय के स्थान पर ने हुआ है, यानी ने आगे है, तो ने को देख करके यहां तय जो है वो पंचम में बदल गया, तो यहां दोस्तों अनुनासिक संधि हो जाएगी। ठीक है, अनुनासिक संधि। जब आपके जो 1 2 3 4 है ना, इसकी जगह पर पंचम हो रहा है, तो समझ जाना अनुनासिक संधि है। मैं संधि में एक बार बताऊंगा, थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूं मैं, उनको एक बार समराइज करवा दूंगा संधि सारी की सारी। ठीक है, ऐसे आगे चलिए। अगला सवाल है हमारा, यह स्वामिनम सत्यम ने वदति, जो स्वामी को सत्य नहीं बोलता है, सेवर्तते। बताइए जो स्वामी को सत्य नहीं बोलता है उसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या कहते हैं उसको, किम सखा, किम प्रभु, रति ही, निरपह। बताइए राइट आंसर क्या होगा। हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर 14 की। बताओ फटाफट सोचिए अपना अपना आंसर दोस्तों क्या होगा, एकदम राइट आंसर बताओ फटाफट। तो चलिए हम बता रहे हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है 1 नंबर, किम सखा। यानी जो स्वामी को सत्य नहीं बोलता है वो क्या सखा है यार, वो दोस्त नहीं है, वो क्या दोस्त है। जो स्वामी के लिए सत्य नहीं बताता है वो क्या दोस्त है, ऐसे यह मतलब है। आगे चलिए दोस्तों, अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल को देखते हैं। कुर्वते इत्यत्र किम वचनम। कुर्वते में आपको वचन बताना है, कौन सा वचन है, एकदम सिंपल सवाल है। अब क्री धातु आपको याद होनी चाहिए भैया, आत्मने और परस्मय दोनों में चलती है, उभयपदी धातु है। ठीक है, ऐसे तो यहां देखिए एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम या अव्ययम। ठीक है, बताओ इसमें वचन बताओ। वैसे ही इसका मतलब अलग हो गया, अव्यय तो अलग होता है, वचन इसमें 3 ही होते हैं भाई। ठीक है, वचन के 3 के अलावा तो क्या लिखेंगे इसमें, बताइए। तो इसको बताने के लिए आपको धातु रूप याद होना चाहिए, तभी तो बता सकोगे आप। मैं एक बार धातु रूप लिख रहा हूं, उससे खुद ही समझ जाओगे आप। जब आप आत्मने पद में रूप चलाओगे क्री धातु का लट्लकार में, तो किस तरह से चलेगा आप खुद ही समझ जाओगे। ऐसे चलेगा कुरुते, कुरुते, कुर्वाते और कुर्वते, ये आपका प्रथम पुरुष है। कुरुते, कुर्वाते, कुर्वते, ये आपका प्रथम पुरुष है दोस्तों। अब आप खुद समझ लो कि एक वचन में कुरुते बनता है, द्विवचन में कुर्वाते बनता है और बहुवचन में कुर्वते बनता है। तो कौन सा वचन है, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बहुवचनम। ठीक है, कुरुते, कुर्वाते, कुर्वते, ऐसे आपका रूप चलता है, आपको रूप याद करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर। हितकारिणम न श्रुणोति। हितकारिणम, जो हितकारी बात होती है उसको नहीं सुनता है। कौन नहीं सुनता है, नृपः, प्रभु, किम प्रभु, किम सखा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा किम प्रभु। यानी वो क्या प्रभु है जो अपने मित्र के द्वारा हितकारी वचनों को नहीं सुनता है, अपने हितकारी वचनों को जो ध्यान नहीं दे रहा है, उनको सुनाई, उसको अच्छे से सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, तो वो किम प्रभु, वो क्या प्रभु है, ऐसा यहां मतलब आपको समझ लेना है। ठीक है, तो किम प्रभु आ जाएगा। आगे चलो, इत्यत्र किम छंद है, यहां पर कौन सा छंद है। किम सकिम शका साधु न शास्ति यो दीपम हितान्यः संशृणुते सकिम प्रभु। यहां पर आपको बताना है कौन सा छंद है। उपजाति ही, वंशस्थम, भुजंग प्रयातम, न किमपि। बताओ, तो यहां दोस्तों वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं, आप वर्ण गिन सकते हैं, उसी से अंदाजा लग जाएगा। तो मैं एक बार आपको श्लोक दिखा रहा हूं, ठीक है, और मैं आपको वर्ण गिन के भी बता देता हूं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह है इसमें। देखो यहां पर मैं श्लोक बता रहा हूं, इसमें 12 वर्ण गिन के बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 वर्ण इसमें हो जाते हैं दोस्तों। तो 12 वर्ण आपके वंशस्थ में होते हैं। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर वंशस्थ छंद है आपका। अब वंशस्थ का लक्षण याद होना चाहिए आपको। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा सवाल हो जाता है आपका 17 नंबर वाला। ठीक है, अब देखो 18 नंबर का सवाल है, अव्यय पदम नास्ति। अव्यय पद नहीं है, ये बताना है
कौन सा अव्यय पद नहीं है? से है, ने, चे, ही। बताओ इनमें से अव्यय पद कौन सा नहीं है? तो सिंपल है, इसमें आपका राइट आंसर 1 नंबर। ये से है लिख रहा है, ये अव्यय पद नहीं है भैया, ये तो सर्वनाम पद है आपका। सह, तउ, ते ये रूप चलता है इसका, तो अव्यय पद नहीं है ये। ने, चे, ही ये सब अव्यय पद हैं आपके। ठीक है, अब चलो आगे हम देखते हैं शिक्षण विधियों के आधार पर। यहां कुछ प्रश्न हैं आपके। 19 नंबर, अस्य कौशलस्य विकासाय विधि जैकाटोट विधि वर्तते। इस कौशल के विकास के लिए जैकाटोट विधि है। जैकाटोट विधि क्या होती है? आप यदि जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। कुछ भी आप जानना चाहते हो इस विधि के बारे में तो मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। ठीक है, कुछ मैं यहां पर सस्पेंस छोड़ रहा हूं जिससे कि हमें पता चल सकेगा कि आप वास्तव में इस पूरे वीडियो को देखते हो, उसको पूरे को अच्छे समझते हो और आपको इससे लाभ मिल रहा है। ऑप्शन है आपका श्रवण कौशलस्य, लेखन कौशलस्य, भाषण कौशलस्य, पठन कौशलस्य। बताओ, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेखन कौशलस्य, क्योंकि जैकाटोट विधि जो होती है वो लेखन की विधि है आपकी, लेखन अभिवृद्धि विषयक विधि है आपकी। ठीक है, ऐसे आपने सेकंड ग्रेड या इसमें रीट में पढ़ा होगा इससे पहले भी, क्योंकि यहां दोनों जगह चलती है ये। ठीक है ना, आगे चलिए। अब देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 20 है, एषु असत्य कथनम वर्तते। यह असत्य कथन कौन सा है इनमें से? इनमें से असत्य कथन बताना है, गलत कथन। ऑप्शन देखते हैं, प्रत्यक्ष विदहु मातृभाषा प्रयोग भवति। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग होता है, गलत छांटना है अपने को। ठीक है, होता है क्या? नहीं होता दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता। समझ रहे बात को? उसी भाषा का प्रयोग होगा जिस भाषा में आप पढ़ा रहे हैं। जैसे संस्कृत की बात कर रहे हैं तो संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होता है वहां। किसमें? डायरेक्ट मेथड में। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते। समझ गए ना, इसलिए गलत कथन है आपका। आगे मौखिक विदहु मातृभाषा प्रयोग भवति, बिल्कुल सही है, मौखिक विधि में मातृभाषा का प्रयोग होता है। नियोजित अध्ययने विभक्तम अध्ययनम भवति, नियोजित अध्ययन में विभक्त अध्ययन होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष विधेः प्रवर्तक है वकील महोदय वर्तते। प्रत्यक्ष विधि का जो प्रवर्तक है वो वकील महोदय है, ये बिल्कुल सही है। वकील महोदय प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यहां पर जो असत्य कथन है वो 1 नंबर वाला है। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला सवाल है, संरचनात्मकोपागमे एषाम संरचना प्रमुखा वर्तते। संरचनात्मक उपागम में एषाम संरचना, इनकी संरचना प्रमुख है। किसकी? पदानाम, वर्णानाम, वाक्यानाम, लेखस्य। किसकी होती है? आंसर है इसका वाक्यानाम, क्योंकि संरचनात्मक उपागम में जो संरचना होती है वो वाक्यों की होती है। वाक्यानाम संरचना होती है इसमें। ऐसा प्रश्न पहले भी हम बता चुके हैं। अगला सवाल है, प्रवाह कौशल प्रश्नानाम उद्देश्यम वर्तते। जो प्रवाह कौशल होते हैं, प्रवाह कौशल वाले प्रश्न होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? कौशल में आपने पढ़ा होगा, मैंने वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, तो बताइए। निरंतर्यम, अभिव्यक्ति ही, ज्ञानस्य दृढ़ीकरणम, पूर्व ज्ञान परीक्षणम। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा, हम बता रहे राइट आंसर 1 नंबर, निरंतर्यम, यानी निरंतरता, कंटिन्यूटी। प्रवाह कौशल प्रश्न जो होते हैं वो इसीलिए हैं कि उनमें प्रवाह बना रहे, बिल्कुल टूटे नहीं उसमें लिंक, प्रवाह चलता रहे, निरंतरता रहे उसमें। इनका उद्देश्य है ये, किसका? प्रवाह कौशल प्रश्नों का उद्देश्य है दोस्तों ये। आगे है अगला सवाल, श्याम पट्टे मार्जन्याः प्रयोगः स्यात्। श्याम पट्ट पर मार्जनी का प्रयोग कैसे होना चाहिए? तो चलो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। 1 नंबर पे उपरिष्ठाद अध है, ऊपर से नीचे की ओर, अधस्तात् ऊपरी, नीचे से ऊपर की ओर, वामतः दक्षिणे, बाएं से दक्षिण, या दक्षिणतः वामे, दक्षिण से बाएं। बताओ इसमें सही क्या है? मार्जन, जब हम इसको श्याम पट्ट को साफ करते हैं डस्टर से, तो वो किस तरह से होना चाहिए, उसका क्या क्रम रहता है, कैसे करना चाहिए उसको? दाएं से बाएं के बाएं से दाएं, या फिर ऊपर से नीचे, या नीचे से ऊपर, कैसे करते हैं बताओ, सही क्या है तरीका?
तो मैं बता देता हूं इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 नंबर, यानी ऊपर से अधः, ऊपर से नीचे की ओर साफ करना चाहिए। ये नियम है शिक्षण विधियों में, ठीक है। श्याम पट्ट को साफ करोगे तो ऊपर से नीचे की तरफ नियम है। आगे चलिए, व्याकरणानुवाद विधेहि प्रवर्तक वर्तते। व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वामन शिवराम आप्टे महोदय, भंडारकर महोदय, प्रोवेल महोदय, मॉन्टेसरी महोदय। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भंडारकर महोदय, ठीक है। ये भंडारकर महोदय इसका राइट आंसर है। व्याकरण अनुवाद विधि का प्रवर्तक है रामकृष्ण भंडारकर। अगला सवाल 25 नंबर, विद्यालयी कार्यक्रमेषु नाट्याभिनयः भवति अस्मिन् विधौ। किस विधि में होता है नाट्याभिनय? आदर्श नाट्य विधौ, समवाय विधौ, कक्षाभिनय विधौ, रंगमंचाभिनय विधौ। कौन सी विधि में होगा? तो इसका राइट आंसर है सेकंड वाला, यानी समवाय विधि में होगा दोस्तों। किसमें होगा? समवाय विधि में होगा। हम बात कर रहे हैं 25 नंबर सवाल की। समवाय विधि में होता है ये। विद्यालय कार्यक्रमों में नाट्याभिनय जो होता है वो समवाय विधि के अंदर होता है। समवाय विधि में सभी विधियों को मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल, असत्य कथनम वर्तते। असत्य कथन छांटना है इनमें से आपको। एक एक कथन को देखते हैं। गुरुकुल पद्धतौ छात्र, गुरुकुल पद्धति में छात्र स्मरणाय विशेषेण प्रयतते, यानी स्मरण करने के लिए विशेष रूप से प्रयास करते हैं, याद करने के लिए। बात तो सही है, क्योंकि उसमें ज्यादा ध्यान स्मरण पर दिया जाता है, इसी के लिए विशेष प्रयास करते हैं। गुरुकुल पद्धतौ गुरु शिष्य संबंध श्रेष्ठ भवति, बिल्कुल सही है। गुरुकुल पद्धतौ मानसिकम अनुशासनम भवति, बिल्कुल सही है। मानसिक अनुशासन होता है, उसमें बहुत ज्यादा अनुशासन का ध्यान रखते हैं। गुरुकुल पद्धतौ क्रियात्मक पक्षोपरि बलम, क्रियात्मक पक्ष के ऊपर बल दिया जाता नहीं, गलत बात है। क्रियात्मक पक्ष के ऊपर यहां पर बल नहीं दिया जाता, ठीक है। इससे पहले जो 3 बिंदु बताए उन सब के ऊपर बल इसमें रहता है, ठीक है ना। आगे चलिए दोस्तों, 1-2 सवाल और हैं, उनको भी देख लेते हैं। 27 नंबर है, भाषायाः कौशलम नास्ति। भाषा का कौशल कौन सा नहीं है? श्रवणम, मननम, पठनम, लेखनम। भाषा का कौशल कौन सा नहीं है? तो मननम नहीं है, क्योंकि आपको ट्रिक बता रखी है SBPL, यानी कि श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। इसके अलावा कोई कौशल नहीं होता है, 4 ही कौशल होते हैं बस। अगला सवाल, गद्य पाठ योजनायाः अंगः नास्ति। गद्य पाठ योजना का अंग नहीं है। कौन सा अंग नहीं है? वाचनम, व्याख्या, अभिनयः, विचार विश्लेषणम। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अभिनय, क्योंकि अभिनय गद्य पाठ योजना में नहीं होता, ये होता है नाटक में। किसमें होता है? नाटक के अंदर। वाचनम, व्याख्या, विचार, विश्लेषण ये सब होता है गद्य में, ठीक है ना। आगे चलो, सेकंड लास्ट सवाल है हमारा, चरित्र चित्रण संबंधी प्रश्नाः भवन्ति अत्र। यानी चरित्र चित्रण संबंधी प्रश्न होते हैं यहाँ पर। कहाँ पर होते हैं? गद्य शिक्षण में, पद्य शिक्षण में, नाटक शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में। तो सिंपल है दोस्तों, नाटक शिक्षण उत्तर होगा, क्योंकि चरित्र चित्रण जो होता है वो नाटक के अंदर होता है। अब हमारा लास्ट सवाल है 30 नंबर, आगमन विधेः सोपानानि सन्ति। आगमन विधि के सोपान कौन से हैं? ठीक है, वो आपको बताने हैं। उदाहरण, प्रस्तवन, निरीक्षण और नियम निर्धारण। उदाहरण, प्रस्तवन, नियम निर्धारण, निरीक्षण। निरीक्षणम, नियम निर्धारण, उदाहरण प्रस्तावनम। नियम निर्धारण, निरीक्षण, उदाहरण प्रस्तावनम। तो यहाँ राइट आंसर है दोस्तों 1 नंबर वाला, यानी उदाहरण प्रस्तावना होती है, सबसे पहले उदाहरणों को प्रस्तुत करना, उसके बाद में निरीक्षण करते हैं, उसके बाद में नियम का निर्धारण करते हैं। क्योंकि आगमन विधि के अंदर सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और लास्ट में नियम का निर्धारण होता है इसमें। और निगमन विधि के अंदर इसका उल्टा होता है, पहले नियम निर्धारण होता है, उदाहरण बाद में दिया जाता है, ऐसे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमने आपको 30 प्रश्नों को अच्छे से समझाया है और आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा और आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का ये पूरा का पूरा आदर्श प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाता है 3 नंबर का। ठीक है, लगातार आपको मिलेंगे, 4, 5, 6, 7, 8 तक मिलेंगे और ये आपको बिल्कुल उसी तरह के प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं जो आपको पेपर में मिलेंगे दोस्तों। 23-24 को जो आपका पेपर होने वाला है, आपको इसी तरह के प्रश्न मिलेंगे उसमें। अब मैं धीरे धीरे काठिन्य स्तर बढ़ाऊंगा। हमारे कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर थोड़ा कठिन बनाइए, मैं आपको कठिन बनाऊंगा जरूर, ठीक है, निश्चित रूप से बनाऊंगा मैं। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। अब 1-2 जो आएंगे इसके बाद में वो कठिन आएंगे आपके लिए, उससे थोड़ा सा आपका मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारों के लिए ये भी कठिन हो सकते हैं। अब जिसकी अच्छी तैयारी है उसके लिए ये सरल हो जाते हैं,
कितना भी कठिन सवाल हो, जब आपकी तैयारी में दम है तो वो अपने आप ही सरल हो जाएगा, इसलिए आपको सरल दिख रहे हैं। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अगले में मिलेंगे तो इसको अच्छे से देखें, और लास्ट में कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि सारा मैटर यहां पर मिलने वाला है आपको। और यदि आप पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, सेकंड ग्रेड का कोर्स आप लेना चाहते हो, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान, उसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डायरेक्ट उसको जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप कोर्स नहीं लेना चाहते लेकिन पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना यदि लेना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स आप चाहते हो तो वो फ्री में आपको मिल सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से आप डाउनलोड करके आप प्राप्त कर सकते हो पीडीएफ नोट्स। ठीक है, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट आपकी शिक्षण विधियों के नोट्स मिल जाएंगे। हिंदी की शिक्षण विधि मैंने डाल रखी है वहां पर, इसके अलावा संस्कृत की शिक्षण विधि आपकी हमने खुद तैयार करी है, हस्तलिखित नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छे आसान तरीका समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो जाइए दोस्तों फटाफट डाउनलोड करिए और इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, लाइक करिए, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद सबके लिए।